जब भी कोई अपने करीबी लोगों में मरता है तो हम जरूर आते हैं कि अब हमें याद किया जाएगा और हमारे लिए भी इसाले सवाब किया जाएगा। ये सुनकर मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था, जुबान साथ नहीं दे रही थी। मेरी ये हालत देखकर अम्मी मुझे प्यार करते हुए बोली, ना पुत्र परेशान ना हो, ये इस दुनिया की रीत है, यहाँ ऐसा ही होता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अच्छा अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो चले गए तो मैं घर वालों की तरफ मुतवज्जो हुआ। मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे। घर का माहौल बहुत सोगवार था। मेरी बीवी का तो रो रो के बुरा हाल था। मेरे बहन भाई और इसके मेके वाले भी इसे तसल्ली दे रहे थे। मुझे घर के माहौल से घबराहट सी होने लगी तो मैं घर से बाहर निकल गया। गली मोहल्ले का चक्कर लगाया तो कुछ भी नहीं बदला था। किसी को मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा था। आवारा गर्दी करते करते काफी देर हो गई। सर्दियों की रात थी। घर लौटा तो तकरीबन सभी लोग सो चुके थे। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पे पहुंचा तो सिसकियों की आवाजें आ रही थी। यकीनन वो मेरी बीवी ही थी। मैं उसे रोते देखकर बहुत दुखी हुआ और अपनी बेबसी पे रोना आया कि ना तो मैं इसे चुप करवा सकता हूँ, ना ही ये दिलासा दे सकता हूँ कि मैं चाहे मर चुका हूँ मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इसके सराहने बैठ गया और सिवाय इसे रोते देखने के मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता था। शायद ही कभी खुद को इस कदर बेबस महसूस किया हो। इसे रोते देखकर मुझे लगा कि मेरा यहाँ रुकने का फैसला बिल्कुल ठीक है। बीवी जो इतना रो रही है मुझे कब भूल पाएगी। मेरी बहनें जो मेरे गम में हलकान हो रही हैं, इनका दुख अर्जी कैसे हो सकता है। मैं इन सोचों से निकला और बीवी की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो बेचारी रोते रोते सो गई थी। चलो अच्छा हो गया, नहीं तो बेचारी जितनी देर जागती रहती रोती रहती। ऐसे ही सोचों में गुम रात कट गई। गाँव देहातों में जैसे होता है 10-12 दिन पुरसा देने के लिए गाँव की औरतें और मर्द आते रहते हैं। ये तमाम वक्त सभी लोगों का रोते रोते गुजरा। 10वें के खत्म के अगले दिन रात को सब बहन भाई मेरे कमरे में बैठे थे तो भाई ने मेरी बीवी से कहा, दिल तो नहीं चाह रहा जाने का मगर क्या करें, बच्चों के स्कूल का मसला है, तुम खुद को अकेला न समझना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ जो कमी तुम्हारे खामन की है वो जाहिर है कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मेरी बीवी सर झुकाए आंसू आए जा रही थी। अचानक शायद उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। सब बहन भाई उसे दिलासा देने लगे, कोई पानी पिलाने लगा और मैं बेबस खड़ा तमाशा देखता रहा। और कर भी क्या सकता था। अगर मुझे वो महसूस कर सकती तो उसे गले लगा के कहता, और खुल के रो लो, अपने दुख को अपने अंदर दबा के मत रखो। मगर मैं बेबस था। सच कहूँ तो मैं भी रो रहा था मगर ना तो मुझे गले लगाने वाला कोई था ना दिलासा देने वाला, बल्कि कोई जानता भी नहीं था कि मैं भी दुखी हूँ, मैं भी रो रहा हूँ। खैर थोड़ी देर बाद सब उठकर अपने कमरे में चले गए और मेरी बीवी अपनी माँ के साथ अकेली रह गई। बहुत देर तक रोती रही, फिर रोते रोते सो गई। अगले दिन सब ही बारी बारी रुखसत हो गए। अब घर में सिर्फ मेरी बीवी और उसकी माँ रह गए थे। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। रात को अजीब सी उदासी छा गई। ऐसे लगता था जैसे ये घर असेब ज़दा है। बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। मेरी बीवी अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी कल हम आपकी तरफ जाएंगे, ये घर मुझे खाने को पड़ रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसकी माँ ने इसे समझाना चाहा, बेटी अगर हम अभी चले जाएंगे तो लोग बातें करेंगे, लोग तो शायद बाद में कुछ बोले, तुम्हारे ससुराल वाले सबसे पहले बातें सुनाएंगे। वो जरा गुस्से से बोली, अम्मी आपको क्यों समझ नहीं आ रही, जो मुझ पे गुजर रही है वो कोई नहीं समझ सकता। अब मजीद यहाँ रुकूंगी तो मर जाऊंगी, यहाँ मेरा दम घुटता है। उसकी माँ बोली, अच्छा फिर एक काम कर, अपने जेठ से और अपनी नंद से पूछ ले ताकि कल को तुम पे बात ना आए। हाँ ये ठीक है। कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और मेरी आपा और भाई को कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाई। हाल अहवाल के बाद उसने असल बात शुरू की। तो आपा ने कहा, देखो अगर तुम अभी चली गई तो लोग बातें करेंगे कि बंदे को मरे हुए 4 दिन नहीं हुए और बीवी घर छोड़ के चली गई। कम से कम तुम 40वें तक इंतजार कर लो। मेरी बीवी ने रोते हुए कहा, आपा मुझे ये घर और इसकी खामोशी काटने को दौड़ती है। मैं बता रही हूँ मैं यहाँ रही तो मर जाऊंगी। भाई जो खामोशी से सब सुन रहे थे बोले, बेटा जो कोई बोलता है बोलने दो, तुम लेके चली जाओ, कोई मसला नहीं, मगर 40वें से 2-4 दिन पहले वापस आ जाना। फिर कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद कॉल बंद हो गई और मेरी बीवी अपना सामान पैक करने लग गई। अगले दिन वो अपनी माँ के साथ लेके जाने लगी तो मैं भी साथ हो लिया। अब यहाँ रुक कर मैंने क्या करना था, तो मैं भी इनके साथ चल पड़ा। जब मैं अपने ससुराल गया तो वहाँ एक बार फिर मेरे ससुराली रिश्तेदार जो मेरे मरने पे नहीं जा सके थे वो अफसोस करने के लिए आ गए। एक बार फिर वही रोना वही अफसोस शुरू हो गया। 4-5 दिन तक यही चलता रहा। फिर जब लोगों का आना जाना कुछ कम हुआ तो मेरी बीवी कुछ नॉर्मल हुई। वो कि दुख तो कम नहीं हो सकता था, ना ही शायद कमी पूरी हो सकती थी, मगर अब 24 घंटे रो भी तो नहीं सकती थी। इसके बहन भाइयों के बच्चों ने भी काफी मदद की इसको नॉर्मल होने में। ऐसे ही करते कुछ दिन और बीत गए। अब मेरा 40वां भी नजदीक आ गया तो मेरे भाई ने मेरी बीवी को कॉल की कि अब तुम अपने घर जाओ, हम भी 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे, 40वां नजदीक आ रहा है। उसने कहा ठीक है, मैं कल या परसों वापस चली जाऊंगी। 40वें से 2 दिन पहले मेरी बीवी मेरी साली और सास के साथ वापस अपने घर चली गई। वहां पहुंचकर मेरी बीवी और साली घर की सफाइयों वगैरह में लग गई।
गली मोहल्ले की औरतों को इसकी वापसी का पता चला तो वो भी आने लग गई। अगले ही दिन सारे बहन भाई भी पहुंच गए और 40वें की तैयारी में मसरूफ हो गए। मेरे 40वें का दिन भी आ चुका था। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।